हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो बेटा, ये है एंट्रेंस टेस्ट बुनियाद लेवल 1 2021 है, लेकिन ये कंडक्ट हुआ है 2022 में। क्वेश्चन पेपर 21 का प्रिंटेड है, परीक्षण पुस्तिका टेस्ट बुकलेट, और ये है इसका कोड नंबर बी। आज हम इसका सॉल्यूशन इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 4 सेट आपके आए थे ABCD, तो सभी सेट में सेम क्वेश्चन है, बस उन्हें आगे पीछे घुमा दिया गया है। तो इसके सॉल्यूशन से आप बाकी सभी सेट के बाकी सभी कोड के सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको डलते ही सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है बेटा, चलते अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज़ 2p देन इट्स एरिया इज। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल है 9th क्लास के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से। देखिए, हम रफ में करेंगे, फेयर में कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपका एक समकोण, 2 बातें कही गई हैं आपको। देखो, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले मैं ये बना रही हूँ एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये बेटा समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब एक कर्ण तो बड़ा होता है, तो आधार और लंब दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। और इसका परिमाप का मतलब है इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है 2p। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है, यानी जब तक हमें आधार और ऊंचाई नहीं पता होंगे हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अब हमें ये भी नहीं पता, समझे मेरी बात को। तो हम क्या करें, आधार को x ले लें तो ऊंचाई भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, याद हो अगर आपको, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, ये h अलग है, ये h हाइट के लिए है, लंब के लिए है, और ये h कर्ण के लिए है। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि x से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आए, तो आप x की बजाय पहले यहाँ 1 1 ले लो। ठीक है, आधार भी 1 हो गया, लंब भी 1 हो गया, और ये आ गया कर्ण का वर्ग। 1 और 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 जमा 1 कितना आ गया 2। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो तो कर्ण हो जाएगा 2 का वर्गमूल। ये आ गया √2। अब यहाँ x लगाया है, यहाँ x लगाया है, तो यहाँ भी x लगा दो। मैं इसको दोनों तरीके से बता देती हूँ। अगर हम भुजा को x लेते हैं, दूसरी को भी x लेते हैं, तो कर्ण क्या होता है आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग का वर्गमूल, x का वर्ग जमा x का वर्ग। x का वर्ग और x का वर्ग जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x का वर्ग। 2 का वर्गमूल करोगे तो वर्गमूल 2, और ये कटकर वर्गमूल 2x। यानी कि हर इस तरीके से करोगे तो भी यही आ जाएगा। ये थोड़ा आसान पड़ेगा भाई, आधार भी 1 ले लिया, ऊंचाई भी 1 ले ली, तो कर्ण आ गया वर्गमूल 2। अब तीनों को x से गुणा कर दिया तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हमें इसका परिमाप, या मैं कह लूँ पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर कह लो या परिमाप कह लो, कितना दे रखा है 2p। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कितनी है x जमा 2 वर्गमूल 2x, कितना हो गया 2p। x में x जोड़ोगे 2x जमा वर्गमूल 2x बराबर है 2p। अब साथ में हम ये भी हिसाब लगा के चलेंगे कि हमने निकालना क्या है। हमने तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है x। x को x से गुणा करोगे तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमें तो ये वैल्यू चाहिए, ध्यान दो, हमें ये वैल्यू चाहिए जो कि हमारा क्षेत्रफल होगी। लेकिन x तो हमने अपने आप से माना है, तो x की वैल्यू p में निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, फिर हमारा क्षेत्रफल आएगा। तो दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचता है, और यहाँ वर्गमूल 2 बचता है, बराबर है ये आ गया 2p। ठीक है, x को लेफ्ट में ही रखा, इसको नीचे ले गए 2/2 जमा वर्गमूल 2p। पहले इसका परिमेयीकरण कर लो आगे बढ़ने से पहले। तो परिमेयीकरण तो 9वीं कक्षा में भी आ जाता है। तो ये 2 घटा वर्गमूल 2 से गुणा कर दिया, और 2 घटा वर्गमूल 2 से भाग कर दिया, साथ में p लगा दिया। ऊपर तो यही रह जाएगा 2 दूनी 4 घटा
2 वर्गमूल 2, ठीक है, नहीं बल्कि 2 को बाहर रखो, 2 को बाहर रखो, आपको दिक्कत आएगी। इस 2 को बाहर रखो, ब्रैकेट में ये रखो 2 घटा वर्गमूल 2, और नीचे देखो a जमा b, a घटा b, तो a की 2 यानी 2 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग। समझ रहे हो ना आप? मैंने पहले ही बोल दिया है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा क्या अच्छा लंबा है। 4 घटा वर्गमूल 2 का वर्ग कट जाएगा 2, 4 में से 2 गए 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी 2 घटा वर्गमूल 2। ये वैल्यू आई है x की। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, x स्क्वायर बटे 2। तो एरिया हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर बटे 2। x क्या है? 2 घटा वर्गमूल 2 का स्क्वायर बटे 2। अब एक गड़बड़ हमने यहाँ कर दी है, क्या? ये p था जिसे हम हर जगह भूल चुके हैं, तो यहाँ भी p लगाएंगे, यहाँ भी p लगाएंगे, और यहाँ भी x की वैल्यू में p लगेगा। ये बनेगी 2 घटा वर्गमूल 2p, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 घटा वर्गमूल 2p का वर्ग, ठीक है। ये सॉल्यूशन अब हमें करना पड़ेगा। ये बन गया 2 घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, p का भी वर्ग, और 2 नीचे अलग है, इसको खोल दो, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, b क्या? वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे 2 आएगा, माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 2, सारे के बटे में 2, और सारे के बाहर आ गया p स्क्वायर। ये क्या बन गया? ध्यान से देखो, 4 और 2 6 घटा 4 वर्गमूल 2 बटे 2, ठीक है। इस सॉल्यूशन को अब मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। तो जो हमारी एरिया की वैल्यू आई है वो आई है 6 घटा 4 वर्गमूल 2, सारे के नीचे 2 p स्क्वायर, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 वर्गमूल 2, सारे के बटे 2 p स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, और ये बन गया 3 घटा 2 वर्गमूल 2 p स्क्वायर, जो कि आपके सेट 1 का डी ऑप्शन है, जो कि मैं पहले ही की तो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सेट बी का डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा लंबा था और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड पे आ जाते हैं, दोनों मीडियम में मैं पढ़ूंगी जल्दी से। शनिका इज़ मेकिंग कुकीज़ डिश होती हैं कुछ खाने की आपकी। हर रेसिपी कॉल्स फॉर 1 कप ऑफ शुगर फॉर 1.5 डजन कुकीज़। शनिका वांट्स टू मेक 6 डजन कुकीज़, हाउ मैनी कप्स ऑफ शुगर विल शी नीड। शनिका कुकीज़ बना रही है, उसकी रेसिपी में 1.5 दर्जन कुकीज़ के लिए 1 कप चीनी की ज़रूरत होगी। शनिका को 6 दर्जन कुकीज़ बनानी है तो उसे कितने कप चीनी की आवश्यकता होगी। बिल्कुल साधारण सा एक नियम का सवाल है। 1.5 दर्जन में कितनी चीनी चाहिए? 1 कप। तो 1 दर्जन में तो कम चाहिए ना, तो 1/1.5 आ जाएगा। हाँ, 1/1.5 का क्या मतलब है? दशमलव हटा दो, यहाँ 15 हो जाएगा और 10 ऊपर, यानी कि 10/15। और उसने कितने दर्जन कुकीज़ बनानी है? 6 दर्जन, तो वो हो जाएगा 10/15 गुणा में 6, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 4 कप चीनी उसको चाहिए। तो बहुत ही आसान है, करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर बेटा। अ यूज्ड कार डीलर नीडेड टू सेल ए कार, ही प्राइस्ड इट एट ₹4500 द फर्स्ट डे इट वाज ऑन द लॉट। द सेकेंड डे ही रिड्यूस द प्राइस बाय 5%। वट वाज द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर दिस रिडक्शन। एक पुरानी कार के डीलर को कार बेचने की ज़रूरत है। उसने पहले दिन इसकी कीमत 4500 रुपये रखी। कितनी रखी? 4500 रुपये। कोई ख़रीदने नहीं आया। दूसरे दिन कीमत में 5% की कमी कर दी। कमी के बाद कार की कीमत क्या थी? कमी कितनी करी? 5%। किसका 5%? 4500 का। तो 4500 का 5% निकालने के लिए 5/100 गुणा 4500, ये हो गए 225, यानी उसने 225 रुपये कम कर दिए। तो नई कीमत कितनी हो गई? 4500 में से 225 घटा दो 7, और ये हो गई 4275 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं आपके। ऑन हिज मैथमेटिक्स टेस्ट कार्लोस हैड 20 correct out of 25 problems. Which of the following is not another way of expressing 20 out of 25? अपनी गणित की परीक्षा में कार्लोस ने 25 में से 20 प्रश्नों को सही किया। कार्लोस एक बच्चा है, पेपर में बैठा हुआ है, और उसने 25 क्वेश्चन थे, सही कितने किए? 20। ध्यान देना भैया बात पे। निम्नलिखित में से कौन 25 में से निम्नलिखित में से कौन 25 में से 20 को व्यक्त करने का दूसरा तरीका नहीं है? यानी भाई 25 में से 20 क्वेश्चन करें तो उसको कितने ढंग से लिख सकते हैं? समझो,
टोटल क्वेश्चन 25, नीचे आ गए 20 करे हैं तो 20/25, 20/25 को काटो तो 5 चौके 20, 5 25 यानी 4/5। तो ये तो ठीक है। अब इस 4/5 को दशमलव में बदला तो 5 0 0 और 5 8 40, ना जाने की 0, तो ये भी ठीक है आपका 5 4 जा। 4/5 को परसेंटेज में बदलो, कितने परसेंट ठीक किए तो 5 दूनी 10, 0 24 जा 80% उसने ठीक किए, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो हमारा रोंग है और वो हमारा क्या है 5/4, यानी 5/4 गलत तरीका है, उसको लिखने का दूसरा तरीका नहीं है। भाई 25 में से 20 प्रश्नों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। ये है बेटा प्रश्न संख्या 5। ऑड्रेज पेरेंट्स गेव हर ₹5 टू प्ले वीडियो गेम्स एट द मॉल। ईच गेम कॉस्ट $25 टू प्ले, विच choice is not a correct method for determining the total number of games she can play। ऑड्रे के माता पिता ने उसे मॉल में वीडियो गेम खेलने के लिए ₹5 दिए। आप ऑड्रे हो और आपकी मम्मी ने ₹5 दे दिए, भाई गेम खेल लो। प्रत्येक खेल को खेलने के लिए 1/4 खर्च होता है, बात को समझना। 1/4 रुपया, 1/4 रुपये का मतलब 25 पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। उसके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए कौन सा विकल्प सही तरीका नहीं है। एक मोटी सी बात है, ₹5 दिए मम्मी ने, अब एक वीडियो गेम 25 पैसे में आ रहा है, तो ₹1 में कितने गेम खेल लेगी वो 4, तो ₹5 में कितने गेम खेल लेगी वो 20। तो उसने कुल गेम जो खेले हैं वो कितने खेल लिए 20, यानी हमारा उत्तर 20 आना चाहिए। अब ये कहता है कि 20 में से सही तरीका कौन सा है। टेक द नंबर ऑफ रुपीज़ शी हैज एंड डिवाइड इट बाय 1/4। देखते हैं करके, सबको बारी बारी से फटाफट देखते हैं। नंबर ऑफ रुपीज़ 5 ले लिया और उसको 1/4 से भाग करो। 5 भाग में 1/4 भाग करते हो तो उल्टा हो जाता है, 5 चौके 20, ये तो बिल्कुल सही आ गया। टेक द नंबर ऑफ रुपीज़ शी हैज़ एंड मल्टीप्लाई बाय 4, जितने वो ले रही है उसको 4 से गुणा कर दो तो भी कितना आ गया 20 आ गया, भाई ये भी ठीक आ गया हमारा। टेक द नंबर ऑफ रुपीज़ शी हैज़ एंड डिवाइड बाय 0.25, ध्यान देना 5 को भाग करना है 0.25 से, 0.25 का डेसिमल हटा दो, 2500 ऊपर चला गया, 25 चौका 100, 5 चौके 20, ये भी ठीक आ गया। इसका मतलब ये चौथा तरीका गलत है कि ये कह रहा है कि उसके जितने भी रुपए हैं उनको 0.25 से गुणा कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। 5 को हम जब 0.2 से गुणा करेंगे, 25 5 125, सवा गेम खेला, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा डीप है। 6 पे चलते हैं, चलिए। साराज इनकम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ अनिल, बाय व्हाट परसेंट अनिल्स इनकम इज लेस देन दैट ऑफ सारा। ये थोड़े उलझाने वाले प्रश्न हैं। सारा की आय अनिल की आय से 25% अधिक है। सारा एक लड़की है, अनिल एक लड़का है, और अनिल से 25% इसकी ज़्यादा है। अनिल की आय सारा की आय से कितने परसेंट कम है। जब भी ऐसा परसेंट का क्वेश्चन आए ना 100 ले लो। मान लिया कि जो बेटा जी अनिल की इनकम है वो कितनी है 100 रुपये, ध्यान देना मेरी बात पे। सारा की आय उससे 25% ज़्यादा है। अब 25% किसका 25%? 100 का, तो 100 का 25% कितना हो गया 25 रुपये ज़्यादा है। सारा की आय जितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है, मैंने पहले बता दिया प्रॉपर मेथड से हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनके सॉल्यूशन समझने की कोशिश करें। जितनी आय ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है, 25 रुपये ज़्यादा है, तो सारा की इनकम कितनी है 100 से 25 रुपये ज़्यादा, यानी 125। हमने अनिल की पैसे मान लिए कितने आए 100 रुपये, तो सारा की उससे 25% ज़्यादा है, तो सारा की कितनी हो गई 125। यहाँ तक कहानी समझ आई। अब ये कहता है अनिल की आय सारा की आय से कितने प्रतिशत कम है। तुलना किससे करनी है? सारा से, ध्यान देना। अब इसको इतना देखो, सारा की आय है 125, अनिल की आय 100 है, जितनी कम है 125 में से 100 घटा दो तो कितनी कम है 25 कम है। अब तुलना किससे करनी है? सारा से। सारा की थी 125, कम कितनी है 25, तो वो कमी का जो प्रतिशत निकालना है, वो जो कमी है वो ऊपर, कुल आय जो सारा की है वो नीचे, गुणा में 100, ठीक है ना भाई। आपके 500 में से 225 नंबर आए तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? जितने नंबर वो ऊपर
टोटल नीचे गुणा में 100 करते हो। तो ऐसे ही कमी कितनी है 25 की, कितने पे कमी है 125 पे 25 की कमी है, गुणा में 100, 25 पांजे 125 और 5 से करोगे तो 20% आय अनिल की जो है वो कम है और ये आपका आंसर रहा 20। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो टिक लगे हुए हैं आप इनको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये टिक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है उसने लगाए हुए हैं। राइट आंसर मैं आपको साथ साथ लिखती जा रही हूँ। और सम ऑफ मनी, ध्यान देना, अमाउंट्स यानी मिश्र धन ₹2,5200 इन 5 years एंड ₹55,680 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में ₹5200 और 7 वर्षों में ₹5680 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करो। अब ब्याज निकालने के लिए ध्यान देना, दर का फॉर्मूला होता है, पहले तो ब्याज चाहिए, गुणा में 100 चाहिए, बटे मूलधन चाहिए और साथ में समय चाहिए। हमें तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। एक पैसा है जो 5 साल में 5200 हो गया और 7 साल में 5680, तो 2 साल में कितने का फ़र्क आया। ध्यान देना, 2 years में जो फ़र्क आया, आप समझ रहे हो ना बात को। 2 साल में कितना फ़र्क आ रहा है, 5680 में से 5200 घटा दो तो 084, यानी 2 साल में उसको 480 रुपये का ब्याज मिल गया। अब आगे ध्यान देना, एक साल में आधा कर दो, 480 बटे 2 यानी 240 रुपये। तो एक साल में कितना ब्याज मिला, 240 रुपये। ध्यान से समझना इस बात को। अब हमारे पास ना एक्चुअल में है क्या, 5 साल का मिश्र धन है 5200 रुपये और 1 साल का जो ब्याज है वो कितना, ये कैलकुलेशन हमने बहुत फास्टली करनी होती है वहाँ पर, है ना। तो 1 साल का ब्याज है 240 रुपये, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 गुणा 5, 24 पांजे 120 होता है 1200 रुपये। ध्यान देना, टाइम हो गया 5 साल, इंटरेस्ट हो गया 1200 रुपये, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है, ब्याज की दर नहीं। अब बच गया मूलधन। अब बेटा जी 5 साल की जो अमाउंट थी यानी जो मिश्र धन था वो कितना था, 5200 था। 5 साल का ब्याज 1200 रुपये है, तो आपका जो मूलधन है वो क्या होता है, मिश्र धन घटा ब्याज। जो अमाउंट अमाउंट नहीं, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो भैया 5200 में से 1200 रुपये घटा दो तो 4000 रुपये आपका मूलधन हो गया। कहानी समझ आ रही है भाई। 2 साल में 5680 में से 5200 घटाए 480 रुपये ब्याज उसको मिल रहा है, तो 1 साल में 240 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब मैं सीधा 5 साल का ब्याज निकाल रही हूँ। 5 साल का ब्याज आ गया 1200 रुपये, 5 साल का मिश्र धन आ गया 5200। 5200 में से 1200 घटाएंगे तो हमारा मूलधन आ गया 4000 रुपये। सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। दर क्या होती है ध्यान दो, पीछे हिंदी में फॉर्मूला लिख चुकी हूँ मैं, इंटरेस्ट गुणा 100 बटे प्रिंसिपल गुणा टाइम। इंटरेस्ट है 1200 रुपये, समय है ये गुणा 100, मूलधन है 4000 रुपये और समय है 5 साल। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 4 तिये 12, 30 और 5 छक्के 30। आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम आ जाती है। और ये गलत है भाई बच्चे का आंसर, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप देख सकते हो वहाँ से कि बी कोड की मिला भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू वट। यानी कि यदि x घटा 1/x 4 है तो x जमा 1/x कितना होगा। इस तरह के प्रश्न आएँ तो आपने वर्ग करना होता है, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। ध्यान देना भाई, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो तो a की 2 प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये कैंसिल हो गया। ध्यान देना मैं क्या करवा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो कट के खाली 2 रह गया, 2 राइट में गया तो कितना हो गया 16 प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। हमें तो x प्लस 1/x निकालना है, बात समझ में आ रही है। हमें नहीं पता ये कितना है, मान लो ये y है तो दोनों तरफ मैं कर दूँ स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ध्यान देना, इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो ये बन गया 18 जमा 2 बराबर है वाई का स्क्वायर। 18 जमा 2 कितना होता है 20। हमें वाई का स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। 4 पंजे 20, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 4 का अंडर रूट हो गया 2, 5
अपरिमेय संख्या अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो 2√5 y की वैल्यू आ जाएगी। y हमने किसको माना था, यहाँ फिर लिख देती हूँ मैं, y हमने किसको माना था, x + 1/x को, तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2√5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है अपना ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ करेक्ट। और जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही आसान है। द रेशनल नंबर -18/5 लाइज बिटवीन द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ध्यान देना, परिमेय संख्या -18/5 किन क्रमागत पूर्णांकों के बीच है। पहले तो -18/5 को पकड़ो, डिवाइड करो, 5 × 15, 5 × 6 = 30, 3.6 माइनस का ये नंबर लाइन बनाना, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -3.6 कहाँ पड़ेगा, ये -3 और ये -4 है, तो इनके बीच में कहीं पड़ेगा ना, तो हमारा उत्तर आ जाएगा बिटवीन -3, ये गलत है उस बच्चे का, -3 एंड -4, यानी कि 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 आएगा भी 9 के बाद, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। द HCF ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन 3 स्टेप्स ऑफ डिवीजन इज 7 एंड द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर 2, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। द नंबर्स आर, भाग के 3 चरणों में प्राप्त 2 संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 7 है। पहले 3 भागफल 2, 4 और 6 हैं, संख्याएं कौन सी हैं, इसको हम हिट एंड ट्रायल से थोड़ा करेंगे। देखो क्या समझाना चाह रहा है कि अगर यहाँ कोई संख्या x है और उसको a से भाग कर रहे हो, तो ये क्या कह रहा है कि उनका HCF 7 आ रहा है। HCF क्या होता है, लास्ट डिवाइजर। तो ये क्या कहता है कि HCF 7 है, यानी लास्ट डिवाइजर तो 7 है, पहला भागफल 2 है, यानी कि यहाँ 2 से भाग करेंगे, फिर यहाँ कुछ आएगा, इस a को नीचे उतारेंगे तो जो भागफल है 2 के बाद वो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर ये जो आया है यहाँ कुछ शेषफल आएगा, मेरी बात को समझो, मान लो इसका नाम b रख दें, तो b को तो नीचे उतार, नहीं शेषफल तो यहाँ आएगा, b को नीचे उतारेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आना चाहिए और यहाँ 6, यानी कि हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि क्यों ना हम भाग करके इसको देख लें। तो जल्दी से देखते हैं, पहले है 189 और 392, तो 392 को बीच में रखो, 189 से भाग करो, 2 × 18, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 2 = 3, 12 में से 8 गए 4 और 14 आया। अब एक छोटी सी बात आप यहीं समझो, 189 यहाँ आ गया। अब ये कहता है कि दूसरा भागफल 4 है, 14 चौके 56 नहीं जाएगा ना, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, यहीं पे भाग करते ही हमें पता लग गया। दूसरे पे आ जाते हैं 175 और 392, ध्यान देना, तो 392 को मैंने बीच में रखा, 175 से भाग किया, 175 दूनी होता है बेटा जी 350, 2, 9 में से 5 गए 4 और ये आ गया 175, ठीक है। तो यहाँ अब हमने देखना है कि ये कितने पे जाना चाहिए, 4 पे जा रहा है कि नहीं, देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, चला गया भाई। और देखो ना 15 में से 8 गए 7, शेषफल भी 7 बच गया और 42 और 7 छिक्के 42, सारी बातें ठीक हो गई हैं। तीनों तो भागफल, एक मिनट भाई देखो, तीनों भागफल 2, 4, 6 आ रहे थे, पहला भागफल 2 है, अगला 4 है, तीसरा 6 है और HCF कितना आ गया 7, यानी वो संख्याएं 175 और 392 हैं, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है 10वें का वो ऑप्शन नंबर बी है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ती हूँ मैं, ये थोड़ा अलग था, अजीब था क्वेश्चन, आपको शायद दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों को करने में। 11वें पे आ जाते हैं। इफ़ द नंबर 2, 3, 4, 5 P 6, 0 Q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड 5 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P + Q। यदि यह संख्या 3 से भी भाग हो रही है और 5 से भी, तो P + Q का अधिकतम मान क्या होगा। अब आपको यहाँ डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, भाग का नियम पता होना चाहिए। क्या कोई संख्या 3 से कब भाग होती है, जब उसके अंकों का योग सम ऑफ द डिजिट्स किससे भाग हो, 3 से भाग हो। और कोई संख्या 5 से कब भाग होती है, जब उसके अंत में 0 और 5 आए। दोनों बातें ध्यान रखनी, यानी Q की जगह पे तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, संख्या ने 3 से भी भाग होना और 5 से भी। 5 से भाग होने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने P + Q का अधिकतम मान लेना है, तो दोनों का ही अधिकतम मान लेंगे। तो Q का तो अधिकतम मान आ गया 5, Q तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5, तो Q की जगह लिख लो 5। अब ये संख्या क्या बनी, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। और P 6, 0, 5, अब बच गया बेटा P।
पी की जगह भी ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखनी है कि 3 से भाग हो जाए। अब इन सबको जोड़ो, इन अंकों को जोड़ना है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 20 और 5 25। इनका जोड़ आ गया 25। 25 में बड़ी से बड़ी क्या संख्या जोड़ूं कि ये पूरा जोड़ 3 से भाग हो जाए। जोड़ के देखते हैं फटाफट। सबसे बड़ी संख्या 9, 10 तो आ नहीं सकता ना, पी तो एक अंक है, 10 नहीं है, पी एक अंक है। तो 25 में 9 जोड़ो 34 आया, 34 3 से भाग नहीं होता। 25 में 8 जोड़ो 33 आया, 33 3 से भाग होता है। यानी अगर मैं यहाँ 8 लगा दूँ तो इन सब अंकों का जोड़ 33 आ जाएगा और ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। इसके अंत में 5 आ गया है, इसलिए यह पूरी संख्या 5 से भी भाग हो जाएगी। अर्थात पी की जगह 8 और क्यू की जगह अगर मैं 5 रखती हूँ तो मेरी दोनों बातें सही हो जाती हैं और P जमा क्यू फिर मेरा कितना आ जाता है, 8 जमा 5 यानी 13। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं 13 कहाँ है, तो 11वें का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलें बेटा आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि थोड़ा मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। 10th के स्टूडेंट्स भी मुझे लगता है कि एवरेज बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे। A vertical tower PQ subtends equal angle of 30 degree at each of the two places A and B 60 meter apart on the ground. If AB subtends an angle of 60 degree at P foot of the tower, then the height of tower is। ध्यान से समझना है भाई। एक ऊर्ध्वाधर मीनार PQ एक मीनार है। देखो पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये है मीनार PQ और P ना ज़मीन पे है, सीधी ले लो भाई। ये है P पॉइंट आपका और ये Q है, ठीक है, और ये मीनार है। बहुत ध्यान से समझेंगे। एक मीनार ऊर्ध्वाधर मीन्स वर्टिकल जो सीधी खड़ी है, पी क्यू जमीन पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित ए और बी दोनों स्थानों में से प्रत्येक पर 30 डिग्री का समान कोण अंतरित करती है। जो ए और बी बिंदु है ना, वो ये तो टावर है। आप ऐसे मान के चलो कि ये मेरा पेन है। आप समझ पा रहे हो, ये मेरा पेन है, ये पी पॉइंट है। क्या आप देख पा रहे हो? हाँ शायद आप देख पा रहे हो। हाँ देखो एक बार, ये P है और ये Q है। तो यहाँ कहीं दूर 2 बिंदु हैं और वहाँ से ये लाइन देखो, ये मैं ले लेती हूँ पॉइंट A, यहाँ मैं ले लेती हूँ पॉइंट B। तो अब बात को समझें कि मीनार ए बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार कोण कैसे बनाएगी, इसको थोड़ा सा आप रफ में भी समझ। देखो बेटा, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट पर कोण बनाती है, तो ये P है, ये Q है, तो P से भी एक लाइन यहाँ जाएगी और Q से भी, तब ये एंगल बन रहा है B पॉइंट पे 30 डिग्री। ऐसे ही इधर A पॉइंट है, तो इससे भी एक लाइन यहाँ जा रही है और इससे भी एक एंगल बन रहा है। A और B अलग जुड़ रहे हैं। तो ये ऐसे एक प्रिज्म टाइप में 3D आपकी जो है प्रिज्म नहीं, पिरामिड टाइप में आपकी बन रही है ये यहाँ पर। तो P को ए से मिलाया और ए को Q से मिलाया, तो जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है। इसने क्या कहा है कि मीनार ए के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और यही मीनार बी के साथ भी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। अब एक बात और समझना, ये मीनार दिखने में ऐसी लग रही है लेकिन ये ज़मीन है, तो ज़मीन पे तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब ये मेरी नोटबुक है, ध्यान से समझो, ये नोटबुक है, सीधी है। अब मैंने इस पर ये पेन खड़ा कर दिया, आप अपनी पे करके भी देख लेना। तो ये पेन इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है और ये इसके साथ भी दिख रहा है आपको। ये लाइन बेशक टेढ़ी जा रही है लेकिन ये लाइन कागज़ पे है और मीनार यानी कि मेरा पेन बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो मेरा पेन इस लाइन AP के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है और मेरा पेन इस लाइन PB के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। तो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90। हम शॉर्ट में समझेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और बेटा जी A और B के बीच, A यहाँ कर लेना, बीच की दूरी है 60 मीटर। आपने PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। ये एंगल 30 डिग्री। आप ज़रा जल्दी से इन दोनों त्रिभुजों को देखो। इन त्रिभुज का नाम है APQ BPQ। इसमें PQ सांझी है, ये कोण 90 और ये भी कोण 90 है, ये कोण 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण तो त्रिभुजों का अपने आप ही क्या हो जाता है, बराबर होता है। तीनों कोण बराबर हैं, एक भुजा सांझी है, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, मोटा मोटा करेंगे हम इसको। त्रिभुज APQ सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज BPQ के। इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं। हम इसे
एक बार अलग से ले भी लेते हैं, ब्लैक कलर में कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये तो कॉमन है ही, और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। हो गई। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, नीचे वाले पे PAB पे, इस पे आ जाओ। इसकी ये भुजा तो 60 है, ठीक है। अब ये, हाँ एक चीज़ और रह गई, देखिए ज़रा जल्दी से। दोनों स्थानों में से प्रत्येक पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि AB P पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये तो रह ही गया था, AB P पर, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। अब देखना ज़रा ध्यान से, इस ट्रायंगल PAB को देखो, ये 60 है। अच्छा, ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो सम्मुख जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं, यानी AP के सामने वाला ये वाला कोण X और BP के सामने वाला कोण भी बराबर होएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, त्रिभुज APB में तीनों कोणों का योग x जमा 60 कितना हो गया, 180। 2x हो गया, ये तो 60 परली तरफ चला गया, 120। x 120 बटा 2 कितना आ गया, 60। यानी ये कोण भी 60 आ गया और ये कोण भी आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी ये जो त्रिभुज था APB समबाहु बन गया। जब ये त्रिभुज समबाहु बन गया तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। AP और BP तो देखो वैसे ही बराबर थी, लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया कि वो AB के भी बराबर हैं, और AB कितना है, 60 है, तो ये दोनों भी कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। दोनों कितनी हो जाएंगी, 60 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको भाई। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि ये भुजा सांझी है, दोनों कोण बराबर है, ये दोनों, तो तीसरा अपने आप बराबर। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये दोनों भुजा बराबर है। अब इस सारे को भूल जाओ, केवल इस त्रिभुज पे आ जाओ। ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, सुन लो मेरी बात, और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो बच कितने के गए, 60-60 के। तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज बन गया, तो तीनों भुजाएं आ गई 60-60। अब ये एक त्रिभुज उठा लो कोई भी, मान लो मैं ये ही ले लूँ, इसको अलग से बनाऊँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल 90 है। तो मैं इसको ज़रा अच्छे से दोबारा से बनाती हूँ। ये हो गया आपका PQ, ये मैं बनाती हूँ आपको यहाँ PB, और ये आपका है BQ। ध्यान देना मेरी बात पे। BP अभी देखा है कितना है, 60 है, ये एंगल 90 है, ये कोण आपका 30 डिग्री है, और ये PQ आपने निकालना है। अब आपकी ना ये 10वीं का रिजल्ट आ जाता है कि अगर हमें आधार पता है और लंब हमने निकालना और ये एंगल है, तो 10वीं में होता है टेंजेंट थीटा बराबर है लंब बटे आधार। मैंने पहले ही बोल दिया था, ये आपके सिलेबस से नहीं है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये होता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है 30, परपेंडिकुलर यानी PQ, बेस कितना है 60, इसकी वैल्यू है 1/वर्गमूल 3 बराबर है PQ बटे 60। आर पार गुणा कर दो, ये हो गया 60/वर्गमूल 3 बराबर है PQ। नीचे जब भी अपरिमेय संख्या हो तो रैशनलाइज कर लो, तो PQ आ जाएगा 60/वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। ऊपर हो गया 60/वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो 3, ये आ गया 20/3 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ये काफ़ी मुश्किल सवाल था, 9वीं के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई भी डाउट हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ABC मीट एट O। इफ एंगल BAC इज 80 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। त्रिभुज ABC के कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC 80 डिग्री है तो कोण BOC का मान ज्ञात करो। ये सब क्वेश्चन आपने एग्जाम में लंबा समय नहीं लगाना है। ये देखो, आई थिंक कि दोनों चीज़ें आपकी रेंज में है, क्वेश्चन भी और ये जो है सॉल्यूशन का यहाँ पर पेपर भी। देखिए ज़रा, नहीं है, देखो अब देखो ज़रा, अब दोनों चीज़ें आपको दिखाई देंगी। त्रिभुज ABC, देखो ये अच्छा सा बड़ा सा त्रिभुज मैं बना देती हूँ। त्रिभुज ABC, सुन ले ध्यान से, के कोण B और C का ये B है, ये कोण B के बराबर हिस्से कर रहा है। ये कोण C है, ये कोण C के बराबर हिस्से करता हुआ समद्विभाजक है O। ये कहता है कोण BAC, ये कोण है 80 डिग्री का। ध्यान से सुन लो मेरी बात, और ये कोण आपने निकालना है। सवाल बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुँह जुबानी सवाल है। देखो ये कोण 80 है, अंदर वाले को भूल जाओ, अंदर वाले को भूल जाओ। तो ये पूरा त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180। अब ये 80 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होएगा, 100। भैया B का
और सी का जोड़ बेटा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ध्यान से सुनना। अब ये जो है अंदर वाला, अब इस त्रिभुज को देखो, मुझबान नहीं है भाई, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को लॉजिक समझ आ जाता है, ये है कोण बी का आधा और ये है कोण सी का आधा, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 50। भाई जब बी का और सी का जोड़ 100 है तो ये दोनों तो इनके आधे आधे हैं, तो इनके आधे आधों का जोड़ कितना हो जाएगा 50। अब ऊपर वाले त्रिभुज को भूल जाओ, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, इन दोनों का जोड़ कितना है 50। 180 में से 50 घटा दो, कितना आ गया 130। तो कोण ओ यानी कोण बी ओ सी आपका हो जाएगा 130 डिग्री। पूरे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, 2 त्रिभुज मैं फिर बना के दिखा देती हूँ आपको। देखो ये है त्रिभुज ए बी सी, दिख रहा है आपको, ये कोण है 80 डिग्री। तो ये दोनों नहीं चाहिए हमें इन दोनों का जोड़ चाहिए। इन दोनों का जोड़ हो गया 100, हो गया ना भाई। जब ये 80 है तो बाकी दोनों का जोड़ हो गया 100, तो इनके आधों का जोड़ कितना हो जाएगा 50। इनके आधे कौन से हैं, ये नीचे नीचे वाले, तो ये बाकी का तीसरा बच गया। ये भी तो त्रिभुज है, कितना भी छोटा त्रिभुज हो कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 बने ही बने। तो जब इन दोनों का जोड़ 50 है तो ये कितना बच जाएगा 130 डिग्री, जो कि आपका राइट ऑप्शन है डी 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बहुत ही आसान है। इफ़ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:3 देन द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल। यदि 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ओर के दोनों कोण 2:3 में है तो छोटा कोण कितना होगा। अरे इन दोनों का अनुपात 2:3 है। जब भी अनुपात का कोई सवाल आए, माना पहला कोण 2x, माना दूसरा कोण 3x, x लगा दो, k लगा दो, m लगा दो, कांस्टेंट लगा दो। अब ये छोटा सा नियम है कि 2 समानांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एक ओर के कोणों का योग 180 होता है। एक कोण है 2x, दूसरा कोण है 3x, और दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई 180 हो गया। तो कितना आ गया 5x बराबर है 180, x बराबर है 180 बटे 5, 5 3 15, 5 6 30, x की वैल्यू आ गई 36। x नहीं निकालना, हमने तो छोटा कोण निकालना है, तो छोटा कोण ऑब्वियसली क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, यानी कि 2 गुणा 36 यानी 72। दूसरा भी निकाल के देख लो, आपके मन में शक हो तो 3 गुणा 36 कितना बनेगा 108। तो छोटा एंगल आ गया 72 डिग्री। 72 डिग्री है हमारा 14th का ऑप्शन नंबर ए। और जल्दी से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही अटपटा और मुश्किल सा क्वेश्चन है, 10वीं के लेवल का है। देर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y, व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 237 द रिमाइंडर इज 192, y इज डिवाइडेड बाय 117 देन द क्वोशिएंट इज सेम बट द रिमाइंडर इज 108, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ x प्लस y इज डिवाइडेड बाय 118 ईच। यहाँ पर आपका एक विभाजन प्रमेय लग जाता है, वो तो खैर आपकी में भी आ जाता है कि जब हम किसी नंबर a को b से भाग करते हैं तो एक भागफल आता है और एक शेषफल। तो आप छोटी क्लास में पड़ताल भी करते होंगे, वेरीफाई भी करते होंगे कि जो ये भाज्य है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। सिंपल सी बात है। मान लो मैंने ले लिया 75 और 75 को भाग कर रही हूँ मैं 10 से, तो कितना आया 10 सत्ते 70, शेषफल आया 5। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 75 बराबर है 10 गुणा 7 जमा 5, मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकती हूँ और आपने भी ऐसा लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। एम आई राइट। 10 सत्ते 70 जमा 5 75। अब ये जो कहता है ना, उन बातों को नोट करते चलो। 2 धनात्मक पूर्णांक x और y हैं। जब x को 237 से, ध्यान देना भाई, बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है, x को भाग कर रहे हैं 237 से, तो शेष 192 आता है, 192 शेष आता है। भागफल नहीं पता तो मैंने मान लिया भागफल p आ रहा है, क्यों ले लो, क्वोशिएंट होता है p ले लो, चलो p आता है, हो गया। इसका मतलब मैं इस नियम के आधार पर x को क्या लिख सकती हूँ, इन दोनों की गुणा, यानी कि 237p जमा शेषफल 192। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने विभाजन प्रमेय यहाँ लगा दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं इसको 10वीं में जाकर। आगे पढ़ो। जब y को 117 से विभाजित किया जाता है, दिख रहा है आपको, ये y है, y को मैंने भाग करा 117 से, ध्यान देना, तो भागफल समान होता है। समान यानी जो पहले आया था, पहले कितना आया था p आया था, लेकिन शेषफल 108 आता है, तो शेष भाग कर ली, ये भाग वो कुछ नहीं दिखानी हमने तो मेन बात पकड़नी है। तो शेषफल कितना आ गया 108। तो हम जो है y को लिख सकते हैं 117 गुणा p जमा में 108।
क्लियर है यहाँ तक बात। x को 237 से भाग किया, मान लिया p भागफल है 192 शेषफल है, तो x बराबर है इन दोनों की गुणा जमा 192। y पर भी यही नियम हमने लगा दिया। ये सारी बात हो गई। अब आगे क्या कहता है, जब x और y के योग को, योग का मतलब x जमा y को 118 से भाग करें, ध्यान देना x जमा y को भाग करना है 118 से, तो शेषफल कितना होगा समझने की कोशिश करनी है। इन दोनों को मैं यहाँ अगले पेज पर दोबारा उतार रही हूँ, फिर से फटाफट देखें, फिर मैं इन्हें जोड़ूंगी भी। 237p जमा 192, y बराबर है 117p जमा 108, इन दोनों को जोड़ दो। x में y जोड़ो, x जमा y, 237p में 117p जोड़ो, 7 और 7 14, 5 354, p में p जुड़ेगा ना और इसमें ये जुड़ेगा, तो ये आपका 300 आ गया। ये आ गया x जमा y बराबर है 354p जमा 300। अब हमने तो कितने से भाग करना था, 118 से, तो इसमें से 118 को अलग कर दो। अभी मैं आपको दिखाऊं, 118 से ये पूरा भाग हो रहा है 3 पे, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3, तो ये तो बन गया 118 गुणा 3p और जमा 300 को और भाग करो भैया अब 118 से, अलग से 300 को भाग करो 118 से, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, पहले ही देख लिया हमने, ठीक है। 3 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6। जब हमने इसको 118 से भाग करा तो 2 बार तो पूरा भाग हो गया, लेकिन 64 बच गया। ध्यान देना, 2 बार तो पूरा भाग हो गया, लेकिन 64 बच गया। तो यहाँ भाग हो गया, यहाँ हो गया, आखिरी में क्या बचा 64। तो जब x जमा y को आप और भी अच्छे से समझना चाहे अगर कोई बच्चा, तो मैंने इन दोनों में से 118 को कॉमन ले लेना है, ये बच जाएगा 3p, 118 बाहर आ गया, जमा 2 और जमा का बच गया 64। इस संख्या को मैं क्यू नाम दे दूं, तो ये बन गया 118 क्यू जमा 64, ये बन जाता है 118 क्यू जमा 64 x जमा y। और विभाजन पर में से जब हम x जमा y को 118 से भाग करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, वो कितना आ जाता है 64। तो ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। और ये होगा हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन में बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। सारा डिपॉजिटेड 29,400 रुपीज़ फॉर 6 years एट द सिंपल इंटरेस्ट। शी गॉट रुपीज़ 4200 एज इंटरेस्ट आफ्टर 6 years। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, सारा ने, सब जगह सारा को पकड़ रखा है इन्होंने, 29,400 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए जमा किए। ध्यान देना, 29,400 रुपये हमारा मूलधन है, समय हमारा है 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद ब्याज के रूप में उसको 4200 रुपये मिले, तो ये हो गया ब्याज। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, हिंदी में भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ। ये आपका मूलधन है, ये आपका समय है, ये आपका ब्याज है। वार्षिक ब्याज दर क्या थी, तो दर क्या होती है, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा समय। इंग्लिश में कहूँ तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आता है वैसे ये, इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट है बेटा जी 4200 गुणा 100, भाग में हो गया मूलधन कितना था भाई 29,400 और टाइम कितना है 6 साल। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कट जाती हैं, 6 7 42, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10 जीरो। 50 बटे 21%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, 21 दूनी 42 और 2 सही, और ये हमारा आ जाएगा 8 बटे 21%, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर नहीं बताया मैंने आपको, ये किसी बच्चे ने सॉल्यूशन कर रखा है इस पे सारा, तो बी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा आज के लेक्चर में यही 16 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करना है। थैंक यू।